नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त एक ऐसे पत्रकार की जो कभी भारतीय पत्रकारिता का प्रमुख चेहरा माने जाते थे, पर जिनकी कुछ विवादित घटनाओं ने उनकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, यह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आए भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के पुत्र राजदीप सरदेसाई। इन्होंने अपने वर्षों पहले बोले गए एक झूठे समाचार के लिए, एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए अभी अभी अक्टूबर 2025 में माफी मांगी है। देश के लगभग सभी टीवी चैनल इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि यह उनकी अपनी बिरादरी का मामला है। अतः मेरा यह वीडियो देश के सभी नागरिकों के लिए विशेष है जो टीवी चैनलों पर सनसनीखेज प्रसारित खबरों को देख करके किसी भी व्यक्ति या पार्टी के बारे में अपना एक दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि हकीकत वर्षों बाद खुलती है और आप तब तक घटना ही भूल चुके होते हैं, अपने वोट लेने का निर्णय ले चुके होते हैं या वोट दे चुके होते हैं। अतः वीडियो को पूरा सुने और पत्रकारिता के छुपे रहस्यों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मामला है सन 2011 का, जब CNN IBN के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर एक स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि भाजपा के एक पार्षद अजीत टोकस ने दिल्ली में एक अनाधिकृत बिल्डिंग के निर्माण के लिए रिश्वत की मांग की थी। CNN IBN चैनल पर स्टिंग ऑपरेशन की खबर के आधार पर लोकायुक्त ने मामले का 2012 में स्वतः संज्ञान लिया और उनके द्वारा मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई थी। लोकायुक्त की जांच में यह निकल करके आया कि आरोप निराधार ही नहीं है, अपितु पार्षद ने स्वयं रिश्वत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मतलब पार्षद ने रिश्वत लेने से साफ मना कर दिया था, आदमी को भगा दिया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद अभी 13 अक्टूबर 2025 में राजदीप सरदेसाई ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने उसी स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के लिए जिसमें घूस लेने का गलत दावा किया गया था। खोजी पत्रकारिता के नाम पर झूठ दिखाने एवं वर्षों बाद मांगी गई माफी ने पत्रकारिता का स्वार्थी और विकृत चेहरा उजागर किया है। हालांकि राजदीप ने सफाई दी है कि स्टिंग बाहरी एजेंसी ने किया था और वे नैतिक जिम्मेदारी लेकर के माफी मांग रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जब बड़े मीडिया घरानों को बड़े घोटालों की पहली सूचना मिलती है तो क्या उस सूचना को गहराई से जांचने और परखने की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है? प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए थे उसकी प्रतिष्ठा एवं करियर जो समाप्त हो गया था, क्या इस माफी से वापस मिल पाएगा? मित्रों, राजदीप सरदेसाई देश के उन चंद्र पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल के समय 2008 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राजदीप सरदेसाई को पुरस्कार देने का कारण इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को बताया गया था। मित्रों, मैं आपका ध्यान 1993 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हुए कैश फॉर वोट कांड की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक खरीद फरोख्त की घटनाओं में से एक थी। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था। कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, इसलिए सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के कुछ सांसदों और अन्य दलों के सदस्यों को रिश्वत देकर वोट देने के लिए तैयार कर लिया था और अपनी सरकार बचा ली थी। इस मामले की जांच में यह भी पाया गया था कि कुछ सांसदों के खातों में बड़ी बड़ी रकमें ट्रांसफर भी की गई थी। इस मामले में भी राजदीप सरदेसाई पर आरोप लगे थे कि उन्होंने और अन्य टीवी चैनलों ने भी जानबूझकर इस घटना की रिपोर्टिंग को सरकार बचाए जाने तक रोके रखा था। यदि समय पर केस फॉर वोट कांड का मामले का प्रसारण कर दिया गया होता तो शायद हो सकता है नरसिम्हा राव की सरकार ही नहीं बन पाती। कुछ लोग सवाल यह भी उठाते हैं कि राजदीप को पद्मश्री सम्मान पत्रकारिता के लिए दिया गया था या उनकी राजनीतिक निष्ठा के लिए। किसान आंदोलन के समय जब लाल किले पर हिंसा हुई तब राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था कि पुलिस की गोली से एक किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई है। बाद में किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि मौत ट्रैक्टर पलटने के कारण उसके सर में लगी गहरी चोट के कारण हुई थी। गोली का उससे कोई संबंध नहीं था। इस घटना ने भी साबित कर दिया कि एजेंडा पत्रकारिता अर्थात एक विशेष उद्देश्य से की गई पत्रकारिता सच्चाई से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है और दर्शकों के मन में अकारण क्रोध का भाव भी जगा सकती है। इस झूठी खबर के लिए इंडिया टुडे ने उन्हें 2 सप्ताह तक अपने चैनल से दूर भी रखा था।
2015 में भी राजदीप सरदेसाई पर ट्विटर पर भ्रामक खबरें फैलाने के आरोप लगे और उन्हें ईसाइयों के एक चर्च पर हमले से संबंधित एक सांप्रदायिक घटना की रिपोर्ट बिना सत्यापन के शेयर करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। मित्रों, इसी तरह बरखा दत्त के 26/11 हमले के दौरान घटना की लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए जोरदार आलोचना की गई थी। उनके इस लाइव कवरेज से आतंकियों को लोकेशन की जानकारी हो सकने के आरोप उनके ऊपर लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बरखा दत्त का नाम तो नहीं लिया, पर पूरे मीडिया जगत को इस घटना के लाइव टेलीकास्ट करने के लिए बहुत कड़ी आलोचना की थी कि क्या पता आतंकियों को पता मिल जाते। पुण्य प्रसून वाजपेयी और अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू तो आप सभी लोगों ने देखा था। दोनों मिलकर जनता को कैसा अच्छा लगेगा कि बातचीत कर रहे थे। यह तो पूर्व नियोजित संवाद था। वस्तुतः यह राजनीतिकों और पत्रकारों के बीच एक स्वार्थी और दूषित गठजोड़ वाले इंटरव्यू की वानगी वर्ग थी। राणा अयूब की भी कई सनसनीखेज खबरें बाद में तथ्यों से मेल खाती नहीं पाई गई थी। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता से सवाल करना है, लेकिन जब सवाल खुद पत्रकारों पर उठने लगे तो समझिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की नींव ही हिल चुकी है। मित्रों, यह घटना हमें यह भी बताती है कि पुरस्कार पाने वाला हर व्यक्ति महान नहीं होता। कभी कभी वही पुरस्कार व्यक्ति की राजनीतिक पहचान का प्रतीक भी बन जाते हैं। जनता भी भ्रमित है किस खबर को सही माने और किस खबर को गलत, क्योंकि हो सकता है उस खबर का सच सालों बाद जनता को मालूम पड़े। यह स्थिति उत्पन्न कर दी है आज के पत्रकारिता जगत ने। लेकिन अब समय आ गया है कि जनता जागे और ऐसे छद्म पत्रकारों को पहचाने जो लोकतंत्र की नहीं अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। मित्रों, जब आप किसी रिपोर्ट को देख रहे हो तो अपने आप से स्वयं पूछें कि क्या इस खबर को स्वतंत्र रूप से लिखा और प्रसारित किया गया है, या इस खबर को इतनी जोरदारी से और सनसनी ढंग से फैलाने के पीछे कोई दूसरे उद्देश्य तो नहीं है। मित्रों, आपकी इस छद्म पत्रकारिता के विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।